आज के आपके करंट अफेयर्स 28 दिसंबर 2021 के सबसे पहले एक एक्ट के बारे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2010। देखो, इंडिया में ना एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती आई है और डबल साइडेड चीज बन जाती है। थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री में लेके चलता हूं। एनजीओ पता है ना क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ज्यादातर खासकर जो एनजीओ अपने आप को नॉन प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, कि जो हम चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। हुआ क्या, 2010 से पहले ना हमारे इंडिया की एक सीबीआई की रिपोर्ट आई। सीबीआई की रिपोर्ट ने क्या पता लगाया कि कई सारे एनजीओ इंडिया में ऐसे हैं जो इंडिया की डेवलपमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इनमें होता क्या है कि लेट्स सपोज इंडिया की हेल्प यूएसए कर रहा है कोई डैम बनाने में, एक एग्जांपल के तौर पे, कोई इंडिया में डैम बन रहा है, अमेरिका ने कहा कि हम आपको ग्रांट दे देंगे, लोन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो एक तरह से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। यहां पे जो प्रोटेस्ट करने के लिए एनजीओ पहुंच जाते थे, लोगों को इकट्ठा करने लोग लेके आ जाते थे, वो ज्यादातर होते थे काउंटर कंट्रीज से। लेट्स सपोज रशिया से होंगे उनकी ओरिजिन, या चाइना से होगी उनकी ओरिजिन, ऐसी कंट्रीज से, ताकि इंडिया और यूएसए के रिलेशन ना इंप्रूव हो। ठीक है, और सेम चीज अगर रशिया इंडिया में कोई चीज लगा रहा है, वहां पे अमेरिका के एनजीओ पहुंच जाते थे। तो हमने ये जो फॉरेन से जो पैसा आ रहा है इसे रेगुलेट करने का सोचा कि अनलिमिटेड फ्लो ना हो इंडिया में। इसी के चलते हुए आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 2010 में बनाया गया। इस एक्ट के अंडर क्या है कि कोई भी एनजीओ जो फॉरेन से फंडिंग लेता है उसे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री से। होम मिनिस्ट्री उन्हें एक लाइसेंस जारी करेगी कि आप बाहर से फंडिंग ले सकते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि रजिस्ट्रेशन इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें इंडिया में कुछ साल एग्जिस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अभी बने हो अभी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेनी शुरू होगी। पहले इंडिया के अंदर रजिस्टर करो, इंडिया से फंडिंग गैदर करो, इंडिया के अंदर स्पेंडिंग करो, एक उसका एक हर साल टैक्स फाइलिंग करो, उसके बाद तुम एलिजिबल होते हो फॉरेन से फंडिंग लेने। उसमें भी क्या है कि तब तक फॉरेन से तुम फंडिंग नहीं ले सकते जब तक ये मिनिस्ट्री से लाइसेंस ना मिल जाए। ये लाइसेंस होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। ये जब लाइसेंस मिल जाएगा, एक एफसीआरए नंबर जारी हो जाता है, इस नंबर के बेसिस पे ये एनजीओ फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जितना भी आपका फॉरेन से पैसा आया है, इस सारे पैसे का हिसाब देना पड़ता है सरकार को। कितना पैसा आया और आपने इंडिया में इसे कहां कहां खर्च किया, ताकि ये देख सके कि ये पैसा कोई ऐसी एक्टिविटी में तो नहीं लग रहा जो एंटी इंडिया हो। जैसे आज का जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर को ओरिजिन कहां से, एक न्यूज से है कि आपकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके एक एनजीओ है जो आपके मदर टेरेसा की बनाई हुई है, इसे एफसीआरए रिन्यूअल रिफ्यूज कर दी गई। इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी, हर कुछ साल बाद ना तुम्हें ये रिन्यू करवाना पड़ता है लाइसेंस। हर 5 साल, आई थिंक 5 साल बाद तुम्हें ये लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है, तब तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। इन्हें ये लाइसेंस नहीं दिया गया इस बार, क्योंकि ये बोला गया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये जो आपकी एनजीओ है, ये आपके कुछ ऐसे कामों में भी इन्वॉल्व है जो शायद एंटी इंडिया हो। एंटी इंडिया जरूरी नहीं है कि टेररिज्म के काम में हो। एंटी इंडिया धर्म, जो कन्वर्जन में पैसा जा रहा है, वो कोई चैरिटी का पैसा तो नहीं है। अगर लोगों का सिर्फ तुम कन्वर्ट करने के लिए पैसा लगा रहे हो, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए फंडिंग आ रही है, तो वो कोई एक्चुअली इंडिया का भला थोड़ी कर रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज के चलते हुए इस एनजीओ से इसका एफसीआरए लाइसेंस अब ले लिया गया। तो ये फॉरेन से अब पैसा नहीं ले सकते, जो इंडिया से इन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगी दैट्स इट, बस वही कॉन्ट्रीब्यूशन ये रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज से इनका मतलब ये बना। अब इसके अलावा क्या है कि आपके एनजीओ का जो भी ओनर होगा उसका आधार कार्ड भी इस एफसीआरए लाइसेंस के अंदर जुड़ता होता है, सब कुछ। तो ऐसे सारे प्रोविजन इसके अंदर जो है वो यहाँ लिखे हुए। मदर टेरेसा नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ये एक कैथोलिक नन थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैथोलिज्म की सेवा में बिताई है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी इन्होंने अल्टीमेटली उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि कैथोलिक
में कन्वर्ट करना लोगों को, ठीक है। तो मदर टेरेसा ने भी अपनी पूरी लाइफ इस चीज में बिताई है ऑब्वियसली, कि लोगों को किस तरीके से कैथोलिक रिलीजन में कन्वर्ट किया जा सके। उन्हें ऑब्वियसली वर्ल्ड स्टेज पे उनके अच्छे कामों के लिए जाना जाता है कि गरीबों के साथ रहे हैं, गरीबों की सेवा करते रहे हैं, पर उसका भी एक डार्क साइड ये है कि वो गरीबों को बाद में कन्वर्ट भी किया गया, ठीक है। वो हाफ स्टोरी है, बाकी हाफ स्टोरी कोई नहीं बताता। तो मदर टेरेसा की ये दूसरी साइड है कि वो कैथलिक की ही सेवा करने के लिए एक्चुअली इंडिया में थी, और उसी के चलते उन्होंने ये सब कुछ किया। उनकी पर ये जो उन्होंने गरीबों की सेवा की, बहुत ही डार्क टाइम्स में उन्होंने सेवा किया। ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा में कोई कमी थी, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि स्मॉल पॉक्स एक टाइम पे बहुत ही सीवियर बीमारी होती थी, ठीक है। अब तो इंडिया में खत्म हो गई है, बचपन में ही वैक्सीनेशन लग जाती है, तो स्मॉल पॉक्स अब तो किसी को इफेक्ट नहीं करती, पर एक टाइम पे बहुत ज्यादा थी। तो मदर टेरेसा ने स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है खुद, बल्कि खुद फैलने के बहुत चांसेस होते हैं, पर तब भी बियॉन्ड केयर जाके भी चीजों को देखा। तो इस कारण उन्हें वर्ल्ड लेवल पे नोबेल पीस प्राइज 1979 में दिया गया। 1962 में रमन मगत्स्य पीस प्राइज भी मिला था। ये रमन मगत्स्य पीस प्राइज, ये अलग से भी हम कई बार करंट अफेयर में पढ़ते हैं, ये ना फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, ठीक है। ये फिलीपीन के देश से आता है। रमन मगत्स्य वहां के फाउंडिंग फादर थे, उनके नाम पे है, फिलीपींस के फाउंडिंग फादर है वो। और ये दुनिया में कोई भी ऐसा जो पब्लिक सर्विस में जो भी पर्सन काम करता है ना, उन्हें ये अवार्ड मिलता है। रवीश कुमार जो आपके रिपोर्टर है, उन्हें भी मिला हुआ है। कई सिविल सर्वेंट्स को भी इंडिया में मिला हुआ है जो आईएएस ऑफिसर्स हैं। अगर तुम कल कोई एग्जाम्पलरी काम करोगे बियॉन्ड ड्यूटी जाके, ऐसे अवार्ड्स इंटरनेशनल मिलते हैं फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें। सेकंड करंट अफेयर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे। एयर क्वालिटी इंडेक्स न्यूज तो यही है कि दिल्ली की हवा अब बहुत खराब से खराब पे आ गई है, तो थोड़ा सा बेटर हुआ, ठीक है। हवा अभी भी गंदी है वहां पे। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या? देखो, हवा के पोल्यूशन के कारण ना बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है, ठीक है। इसे लगातार मॉनिटर करना, चेक रखना बहुत जरूरी है। जैसे जो लोग बाहर रनिंग करना पसंद करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए एक और भी चीज है कि जैसे जब आपके फॉग भी पड़ रही होती है, स्मॉग तो चलो और भी गंदी चीज है, जब फॉग भी पड़ रही होती है ना, तब भी रेकमेंड नहीं किया जाता होता कि आप कभी बाहर रनिंग के लिए जाओ, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आपकी लंग्स में मॉइस्चर जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपका एयर क्वालिटी गिरती होती है। तो ऐसी हर चीज, पोल्यूशन जाएगा फिर तो और भी बुरी चीज है, क्योंकि चलो मॉइस्चर तब भी कम हार्म करता है, पर जितनी कोई सॉलिड पार्टिकल्स अगर अंदर चलेंगे वो लगातार लंग्स को डैमेज करते रहेंगे, ठीक है। माउथ के थ्रू भी जाएंगे, नोज के थ्रू भी जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये डैमेजिंग चीज है। तो इन्हें मेजर करने के लिए इंडिया के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया में ना ये जो टॉप बॉडी है स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि किस चीज का स्टैंडर्ड क्या होगा पोल्यूशन के रिगार्डिंग, कि किससे पोल्यूशन मानेंगे। जैसे हमारे हर चीज के स्टैंडर्ड सेट हैं, जैसे नॉइज पोल्यूशन क्या स्टैंडर्ड माना जाएगा, इससे ज्यादा आवाज होगी तो उसे नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। अगर आपके पानी के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स इससे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो पानी पोल्यूटेड है। ऐसी सारी चीजें जो सेट करता है ना, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है, ठीक है, सीपीसीबी। उन्होंने ही एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया के लिए क्रिएट किया। इसके अंदर क्या है कि टोटल 8 एयर पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है डेली बेसिस पे कि किस लेवल पे ये हवा में घूम रही है। ये 8 पॉल्यूटेंट्स में प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन रह चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से इनमें से गैसेस नहीं है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ दे दी थी, कुछ हटा दी थी और वो पूछ लिया था। तो आपको ये याद करनी जरूरी है। 2 टाइप के आपके पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? पीएम, शॉर्ट में पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5, ये ना आपके माइक्रोन के साइज है। हाँ जी, कोई भी जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल जो हवा में होगा, जैसे मिट्टी है हवा में, वो भी तो आपके लंग्स के अंदर जा सकती है। अब अगर एक मिट्टी का कण हवा में घूम रहा है और वो मेरे अंदर लंग्स में चला जाए, वो भी तो हार्म करेगा। अब ये भी तो पोल्यूशन है, अगर मेरी सारी हवा में मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है, ये भी तो अल्टीमेटली पोल्यूशन ही है।
इस कारण ऐसे कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे इंजन से निकल रहे हैं कहीं से भी, वो दो कैटेगरीज में हम बांट देते हैं। PM10 कहते हैं कोई भी ऐसा पार्टिकल जो 2.5 और 10 माइक्रोन के साइज का हो, और 2.5 का मतलब है जो उससे भी छोटे हो, 2.5 से भी छोटे हो, मैक्सिमम 2.5 है। ठीक है, तो छोटे से छोटे पार्टिकल को देखना। तो इसमें ज्यादा हार्मफुल कौन से हुए? 2.5, वो ज्यादा छोटा है ना, वो बिल्कुल ही अंदर जा सकता है, तो वो ज्यादा हार्मफुल है। इन्हें लगातार इसलिए मॉनिटर करना जरूरी होता है। सी होता क्या है, जैसे दिल्ली में अब जब पोल्यूशन होता है, हमेशा देखना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद होती है, क्योंकि PM2.5 और PM10 ज्यादातर हमेशा ना जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, हवा में देखना नेचुरली मिट्टी इतनी ज्यादा होगी, तो अगर तुम मिट्टी सेटल करना चाहते हो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद की जाती है कि इन्हें बंद कर दो, शांत कर दो। ठीक है, अब इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे इंजन से भी रिलीज होती है, और भी बर्निंग पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड। ओजोन कैसे हार्मफुल है? ओजोन को तो हम अच्छा कहते थे। जी, ओजोन कैसे हार्मफुल है? देखो, दो ओजोन होती है, एक तो होती है जो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ऊपर की लेयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को रोकती है, हमें स्किन कैंसर और ये सारी प्रॉब्लम से बचाती है। ये ओजोन है जिसे कहते हैं ग्राउंड ओजोन, ये ग्राउंड लेवल पे होती है। ओजोन लेयर अगर नीचे वाली लेयर पे आ जाए ना, ये क्या करती है, ये स्मॉग क्रिएट करने में हेल्प करती है। स्मॉग में वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आपकी ओजोन भी होती है। ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड हीटिंग होती है ना, जिसके कारण स्मॉग बनती है, ओजोन गैस वो हीटिंग पकड़ेगी, उसके कारण ये क्रिएट होनी शुरू होती है। क्लियर है? तो ये हार्मफुल बनती है। अब इसके चलते हुए आपके हवा को 6 कैटेगरीज में बांटा जाता है कि कितने पोल्यूशन है। सबसे अच्छी हवा गुड, फिर सैटिस्फैक्टरी, फिर मॉडरेटली पुअर, फिर पुअर, वेरी पुअर, और सबसे गंदी हवा सिवियर। तो इस तरीके से आपकी हवा करती है। अगली जो आपका करंट अफेयर है, मतलब इसी के साथ जो जुड़ी हुई अगला पार्ट है, वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल। देखो, होता क्या है, कोई भी जो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के द्वारा, उसे हम कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा आपकी पार्लियामेंट, या हर स्टेट के अंदर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, विधानसभा, अगर ये कोई भी कानून बनाते हैं उन्हें एक्ट कहते हैं। जो भी चीज एक्ट के द्वारा बनी होती है ना, उसे कहते हैं कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनी है। कौन सा कानून था? 1974 में बनाया गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये लिखा। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये जो आपका वाटर पोल्यूशन एक्ट था, तो ओरिजिनली आपकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सिर्फ वाटर पोल्यूशन की जिम्मेदारी दी गई थी। देखो, इंडिया में ओरिजिनल प्रॉब्लम हमेशा से जो रही है वो है कि हमारी नदियां बहुत गंदी रही हैं। आज भी अगर तुम जाके देखोगे, पता ही है हमारी सारी नदियों का क्या हाल हुआ पड़ा है। वो इस कारण ओरिजिनली भी हमने जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया, उसे पानी के लिए ही बनाया था। बाद में इसके अंदर मतलब इससे और जिम्मेदारियां भी दे दी गई, जैसे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया 1981 में, तो एयर पोल्यूशन की जिम्मेदारी भी इसी को दे दी गई। क्लियर है? उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पूरी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी इनकी है। इनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, पर इनके 7 जोनल ऑफिसेस भी हैं, 5 लैब्स भी हैं, जहां पे सारी चीजें टेस्ट करते हैं, पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स मेजर करते रहते हैं। ठीक है,
अगली चीज एक आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर है, नागास्वरम। नागास्वरम क्या है? नागास्वरम एक तरह से शहनाई जो होती है वैसा ही एक वर्जन है साउथ इंडिया का, ठीक है। इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इस जगह का एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे आपने वो तो देखी होगी ना शहनाई, फ्लूट की तरह बस बजा रहे होते हैं, ये भी वैसी दिखती है। इसके भी आगे से लॉन्ग वो होता है, वो इक्विपमेंटेड हो गया, ये आपका बीक, तो एक साइड से फ्लूट मारते हुए वैसे ही बजता है, ठीक है। ये दुनिया का वन ऑफ द लाउडेस्ट नॉन ब्रास एक्विस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, ये इसकी खासियत है, ये बहुत ही ऊंची बजता है, ठीक है। इसके जैसे डिजाइन होता है नॉन ब्रास में, जो ब्रास से नहीं बनता, लकड़ से बना होता है ये, तो ये बहुत ही ऊंची बजता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के उसमें। एक्विस्टिक मतलब साउंड, एक्विस्टिक वर्ड का मतलब होता है साउंड से, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नॉन ब्रास जो साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट है दुनिया के लाउडेस्ट में से आता है। तो ये शहनाई से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ इंडिया में शहनाई होती है, साउथ इंडिया में नगारम करके एग्जिस्ट करता है, नगास्वरम, ठीक है। क्लियर है? ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो? ओजोन, ओजोन पता क्या, देखो जब ओजोन आपकी ग्राउंड लेयर के पास होती है ना, ओजोन गर्मी पकड़ती है, ओजोन की प्रॉपर्टी है, ओजोन गैस गर्मी एब्जॉर्ब करती है। एक तो अगर आप देखोगे विंटर्स नहीं आ पाती प्रॉपर, विंटर नहीं आती, क्रॉप्स डैमेज होती हैं, जैसे वीट को एक टेम्परेचर चाहिए, ठंडा टेम्परेचर, वो नहीं अचीव होता। दूसरी चीज क्या है, जब ये गर्मी पकड़ती है, स्मॉग की वन ऑफ द गैसेस जो है ना, कि स्मॉग किन गैसेस से बनती है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, वाटर कंटेंट जिससे फॉग बन रही है, और ओजोन होती है। ये चार चीजें मिलके स्मॉग बनाती होती है, तो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स उसमें स्मॉग में ये भी। ओजोन आपके अनबर्न्ड मटेरियल से निकलती है। अनबर्न्ड कुछ भी हो सकता है, जब भी आपका फ्लेम अच्छे से नहीं जलता वो हमेशा ओजोन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो हमारी गाड़ियों के इंजन से भी निकल रही है, क्योंकि उसमें भी हर चीज बर्न नहीं हो रही, तभी तो धुआं निकलता है, ठीक है। आपके कहीं पे भी प्लास्टिक बर्न कर रहे हो, कुछ भी बर्न कर रहे हो, ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स अगर एक साथ जुड़ गए वो ओजोन बना देंगे, O3, ठीक है। तो बस उनके अटैचमेंट को, क्लियर है? कोई भी डाउट? हाँ जी, कैथोलिक, ठीक है। मैं आपको कैथोलिक का बताता हूँ। सी नवजोत जी, आप बात कर रहे हो जो आपके स्मॉग टावर्स लगाए गए हैं, अगर आप चंडीगढ़ में भी देखोगे, ट्रांसपोर्ट चौक के साइड एक टावर सा खड़ा कर दिया, वो स्मॉग टावर है। उनका काम क्या होता है, देखो विंटर में पोल्यूशन स्मॉग बनती है, मैं आपको कैथोलिक इसके बाद उस पर भी आता हूँ, ठीक है। देखो ये टावर्स का काम क्या होता है, विंटर में जो पोल्यूशन बनता है ना, ये क्यों बनता है? आपके एक नेचुरल एयर साइकिल होता है, ये आपकी सरफेस है, ठीक है, ये हमारे शहर है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, गाड़ियां चल रही हैं, बस जैसी बनेगी। मेन चीज आपके, एक चीज आपने स्कूल में पढ़ी है ना, कि गर्म हवा और ठंडी हवा का साइकिल कैसे मूव करता है। गर्म हवा ऊपर को जाती है और ठंडी हवा नीचे को सेटल होती है। जब आप फ्रिज भी खोलोगे, ठंडी हवा हमेशा नीचे को जा रही होगी, वो हैवी होती है, वो हमेशा नीचे को मूव करती है। ये गर्म हवा नीचे करके रही है, देखो सारा दिन आपकी सनलाइट आ रही थी, सनलाइट के कारण जो आपकी अर्थ है, अर्थ आपकी गर्म होती है, यहां से गर्मी रिलीज करना शुरू करती है, जिसके कारण यहाँ ऊपर वाली सारी गैस, हवा जो है, जितनी सरफेस के पास होगी ना, वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तभी जब आप गर्मियों में रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, रोड दूर से ऐसे लगता है ना जैसे पिघली सी हुई है, वो गर्मी निकल रही होती है उसके अंदर से, क्योंकि सारा दिन जो सन से गर्म हो रहा है, वो अपने ऊपर की हवा को भी गर्म करता जा रहा है, वो गर्म हवा मूव कर रही होती है ऐसे ऐसे जिगजैग, वो इस कारण हमें दिखती है। तो ये सारी गर्म हवा ऊपर को जा रही होती है,
पर अब नीचे जो जगह खाली हो रही है, कोई और हवा तो भाग के आएगी ना, नहीं तो वैक्यूम बन जाएगा, सांस कैसे लेंगे। तो साइकिल अपना नेचुरली चलता रहता है। तो ठंडी हवा नीचे को आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, इसी तरीके से अर्थ अपना टेम्परेचर बैलेंस करता रहता है। अब इस सारे साइकिल में प्रॉब्लम कब आती है, जब आती है विंटर्स। विंटर्स में क्या होता है कि विंटर्स में आपके इतनी ज्यादा तेज सनलाइट ही नहीं होती कि वो, मतलब हर टाइम नहीं, कई बार जब आपकी स्मॉग की जब कंडीशंस बन रही होती हैं तब होता क्या है, जब विंटर्स तेज होने लग जाती हैं कि आपके नीचे सरफेस ही इतनी गर्म नहीं होती। सरफेस गर्म नहीं होगी तो सरफेस के पास भी सारी ठंडी हवा इकट्ठी हो जाएगी, तो एक टेम्परेचर इन्वर्जन बन जाता है जहां पे आपकी गर्म हवा नीचे रहती ही नहीं है। अब गर्म हवा कहीं ऊपर हाइट पे कहीं घूम रही होगी, पर नीचे ठंडी हवा आ गई है सारी जगह। अब इसके कारण क्या हो रहा है, देखो अल्टीमेटली हवा यही तो अचीव करनी चाहती थी कि नीचे ठंडी हवा आ जाए, ऊपर गर्म हवा चली जाए। ये हवा का जो साइकिल चलना था, ये साइकिल बंद हो जाता है। ये साइकिल हमारे लिए और क्या काम कर रहा था कि हमारे लिए यहां से पोल्यूशन उठा के अर्थ से बाहर भी तो निकाल देता था। अब ये साइकिल चलना बंद हो गया तो होता क्या है, यहीं पे सारा पोल्यूशन अब इकट्ठा होने लग जाता है, इसलिए स्मॉग और डेंस होती जाती है और सब कुछ होता जाता है। इसी के चलते हुए अब हम कर क्या रहे हैं कि अब हम आर्टिफिशियल तरीके से हम करना क्या चाहते हैं, स्मॉग टावर्स क्यों बना रहे हैं, ये हवा को खींचेंगे और ऊपर को थर्स्ट मारेंगे। अगर हम हवा के, ये ना बीच में लेयर बनती होती है, अगर कोई भी लेयर बाई चांस ब्रेक होगी ना, ये हवा का साइकिल चल पड़ेगा, और अगर हवा का साइकिल चल पड़ा वो सारा पोल्यूशन ऊपर ले जाएगा। तो अभी स्मॉग टावर इसी कारण लिमिटेड लगाए जा रहे हैं ताकि लोकल एरिया पे इफेक्ट देख सके कि क्या काम कर सकते हैं। अगर ये काम कर गए तो स्मॉग टावर हम सारे इंडिया में लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे नेचुरली हवा साफ हो जाती है। दिल्ली में भी जो साफ हुआ उसको स्मॉग टावर्स की वजह से बोला जा रहा है या फिर किस? हाँ स्मॉग टावर बिल्कुल। नहीं नहीं, वो सारा दिल्ली थोड़ी साफ हुआ है, उनका लिमिटेड एरिया ही इफेक्ट होता है। नहीं नहीं, इससे ज्यादा लगे हुए हैं, एक एक करके इनॉग्रेट करते जा रहे हैं। वो तो पॉलिटिक्स के हर बारी रिबन काटने जरूर जाना है, ठीक है, लगा दो पहले, साफ कर लो, फिर ले लेना क्रेडिट, ठीक है। तो अब आता हूँ कैथोलिक। देखो जैसे हम अपने रिलीजन्स के पढ़ते हैं, रिलीजन्स के अंदर ना कभी भी लोग एक साथ तो कभी भी नहीं रह पाते, तभी तो इतने रिलीजन बन गए। रिलीजन्स के अंदर भी क्या है कि सब पार्ट्स में सारे रिलीजन डिवाइड हुए पड़े। आपकी क्रिश्चियनिटी भी जो है ना, इसके भी अपने आप में ब्रॉडली और भी कैटेगरीज हैं, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्रिश्चियनिटी डिवाइडेड है, मतलब जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक है आपके कैथोलिक, एक है आपके, ओ यार, ऑर्थोडॉक्स, और तीसरे हैं आपके प्रोटेस्टेंट। ये तीनों का अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग तरीके से बिलीव करते हैं, ठीक है। कैथोलिक्स मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है ना, यही इनके लॉर्ड है, यही इनके भगवान है। ऑर्थोडॉक्स में माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं ये सिर्फ एक मैसेंजर थे, ठीक है, और एक अल्टीमेट गॉड उनसे भी ऊपर है, ठीक है। ये मतलब जीसस क्राइस्ट को भगवान मानते हैं, ये मानते हैं भगवान उनसे भी ऊपर है, जीसस क्राइस्ट सिर्फ दुनिया को गाइड करने आए थे। प्रोटेस्टेंट्स मानते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ मतलब ये भी जीसस क्राइस्ट को एज अ मैसेंजर ही मानते हैं, और ये मानते हैं कि भगवान से ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है हर चीज को रीजन देना, जिसने भगवान ने जिस काम के लिए इंसानों को अर्थ पे भेजा है। तो सबसे ज्यादा कट्टर इनमें ऑर्थोडॉक्स हैं, जो पुरानी फिलोसफीज में मानते हैं और उसी चीज से चलना चाहते हैं। कैथोलिक उससे थोड़े से अलग चल पड़े थे, ठीक है, और सबसे मॉडर्न जो है वो है प्रोटेस्टेंट्स। अमेरिका इस फिलोसफी पे चलता है, अमेरिका प्रोटेस्टेंट से भरा पड़ा है, ठीक है, मतलब और भी हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी तो सेक्ट नहीं है वहां पे, पर सबसे ज्यादा लोग वहां पे प्रोटेस्टेंट्स हैं।
इंडिया में ज्यादातर कैथोलिक है, क्योंकि इंडिया का ओरिजिनल रिलीजन इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी है ही नहीं, तो ज्यादातर लोग कन्वर्टेड है। तो कन्वर्टेड इंडिया में वही लोग हैं जिनके मिशनरीज इंडिया में आए थे। इंडिया के अंदर इन तीनों में से सबसे ज्यादा जिन्होंने अपने मिशनरीज इंडिया में भेजे, जिन्होंने अपने चर्च खोले हैं, वो आपके कैथोलिक हैं। जितने आपके कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स भी कैथोलिक ज्यादा चला रहे हैं इंडिया में, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स बहुत ही अब छोटा रह गया, धीरे धीरे लोग इसे छोड़ते जा रहे हैं, पर रशिया साइड ये अभी भी थोड़ा पॉपुलर है। कैथोलिक सारी दुनिया में फैला हुआ है, सबसे बड़ा इनमें से सेक्ट एक्चुअली कैथोलिक है। और प्रोटेस्टेंट सबसे लिबरल लोग हैं। अमेरिका में जो फ्रीडम्स ये सब कुछ है वो प्रोटेस्टेंट्स कारण नहीं है, क्योंकि रज के मजाक के भगवानों का भी उड़ाते हैं, पॉलिटिशियंस का भी उड़ाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये कहते हैं हर चीज को रीजन दो, नहीं है रीजन तो उस चीज को मानने की जरूरत भी नहीं है। इसी कारण वेस्टर्न थॉट में जो प्रोटेस्टेंट्स का थॉट है उसमें ये है कि भगवान एक ही है, वो है आपका खुद का शरीर। ये चल रहा है, यानी कि सब चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी बटी हुई है। क्लियर है? ये थे आपके आज के करंट अफेयर।